अकेले हम कितना कम कर सकते हैं, साथ मिलकर हम कितना कुछ कर सकते हैं। हेलेन केलर के इन शब्दों के साथ नमस्कार। आज हम फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो डिफेंस कॉपरेशन है उसमें जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हुए हैं और उसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। अभी हाल ही में 10 जुलाई को दोनों देशों ने एक अहम कह सकते हैं एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये उनके दशकों पुराने रिश्ते को एक नई दिशा देता है। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये समझौता सिर्फ इन दो बड़ी यूरोपीय ताकतों के बीच का मतलब एक समीकरण ही नहीं दिखाता है, बल्कि ये यूरोप की जो बदलती हुई सुरक्षा सोच है, तकनीक में जो तरक्की हो रही है और जो इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, उसकी तरफ भी साफ इशारा करता है। देखना ये होगा कि इस वक्त ये कदम क्यों उठाया गया है और इसके असल मायने क्या है ना। हाँ, सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस 10 जुलाई के नए समझौते से। इसमें जो खास बात है वो है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइलों के और ऑर्डर देने की बात, और साथ ही इसका जो अगला संस्करण है जिसे FCASW यानी फ्यूचर क्रूज एंटीशिप वेपन कह रहे हैं, उस पर काम तेज करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है। इसे नाम दिया गया है लैंकेस्टर हाउस 2.0। ये 2010 की जो संधि थी उसका ही अगला कदम लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ मतलब मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। इसमें अगली पीढ़ी की डीप स्ट्राइक मिसाइलें हैं, यानी वो हथियार जो दुश्मन के इलाके में काफ़ी अंदर तक जाकर निशाना लगा सकें। और जो जहाज़ों को निशाना बनाने वाली मिसाइलें हैं, उनका मिलकर विकास करना भी शामिल है। और जो मौजूदा स्टॉर्म शैडो बनाने वाली लाइंस हैं, उनको बेहतर बनाना। और मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल बढ़ाना, ये सब इसके एजेंडे में है। और एक बात और, ये न भूले कि ये यूरोप की अकेली परमाणु शक्तियां हैं, तो इन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रमों में भी तालमेल बढ़ाने पर सहमति जताई है। अच्छा, ये सब तब हुआ जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ब्रिटेन के दौरे पर थे। उनका मकसद तो साफ लग रहा था कि यूरोप की आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग को मजबूत किया जाए, खासकर तब जब अमेरिका के साथ समीकरण थोड़े बदल रहे हैं और चीन की तरफ से भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। और हाँ, इसे ब्रेग्जिट के बाद जो दोनों देशों के बीच थोड़ी तनाव की स्थिति थी, उसके खत्म होने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों ने तो ब्रिटिश संसद में ये तक कह दिया कि यूरोप की सुरक्षा में फ्रांस और ब्रिटेन की एक विशेष जिम्मेदारी है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने भी रक्षा सहयोग को एक नए लेवल पर ले जाने की बात कही। लेकिन क्या ये सहयोग बिल्कुल नया है या इसकी जड़ें पुरानी हैं? ये आपने बहुत सही सवाल उठाया। देखिए, ये सहयोग कोई अचानक से शुरू नहीं हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध में साथ लड़ने से लेकर नेटो की स्थापना तक, फिर स्वेज संकट था 1956 का, बाल्कन के संघर्ष हुए 1990s में, और अफ्रीका में भी कई साझा ऑपरेशन किए हैं इन्होंने, जैसे लीबिया में, माली सहेल क्षेत्र में। इनका इतिहास काफ़ी साझा रहा है। और जो 2010 की लैंकास्टर संधि थी, उसने तो पहले ही एक जॉइंट मिलिट्री फोर्स, जिसे CJAF कहते हैं, कॉम्बाइंड जॉइंट एक्सपीडिशनरी फोर्स, रक्षा उपकरणों में सहयोग और परमाणु हथियारों के प्रबंधन की एक तरह से नींव रख दी थी। तो ये जो लैंकास्टर 2.0 है, वो उसी नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम कुछ पुरानी इनकी जॉइंट प्रोजेक्ट्स को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जैसे स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल, ये 1990 के दशक में बनाई गई थी और इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। अभी यूक्रेन में रूसी ठिकानों के खिलाफ ये बहुत कारगर साबित हुई है। शायद यही वजह है कि अब इसके अगले संस्करण FCAW पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि 2032 तक स्टॉर्म शैडो को धीरे धीरे रिटायर करने का प्लान है। हाँ, और याद करें सिपाकेट जागुआर फाइटर जेट, वो भी तो 1960 के दशक में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और फ्रांसीसी ब्रिगेड एविएशन ने मिलकर बनाया था। और कमाल की बात देखिए, भारत आज भी इसका इस्तेमाल कर रहा है, जबकि फ्रांस और यूके इसे काफी पहले मतलब 2005 और 2007 में रिटायर कर चुके हैं। इसके बाद अवश्य एरोस्पेस में दोनों के रास्ते थोड़े अलग हुए थे। यूके ने यूरोफाइटर टाइफून और अब GCAKP पर काम किया, और फ्रांस में राफेल और FCAS पर। तो ये दिखाता है कि सहयोग हमेशा एक जैसा नहीं रहा, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। और नागरिक उड्डयन में कॉनकॉर्ड का जिक्र कैसे भूल सकते हैं। BAC और फ्रांस की एरोस्पैटियले का बनाया हुआ सुपरसोनिक जहाज, वो तो इंजीनियरिंग का एक कमाल था, पर हाँ, बहुत महंगा था और फिर एक हादसा हुआ, उसके बाद बंद हो गया। लेकिन हाल का जो सैन्य सहयोग है वो ज्यादा जमीनी लगता है।
जैसे ये MMMCM प्रोग्राम यानी मैरीटाइम माइन काउंटर मेजर्स। ये बिना इंसान भेजे समुद्री सुरंगों को ढूंढने और नष्ट करने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसे थेल्स जो फ्रांस की है और BAE सिस्टम्स यूके की मिलकर बना रहे हैं। बिल्कुल। और परमाणु सहयोग भी बहुत अहम है। फ्रांस के वेल्दुक और यूके के अल्टरमेस्टन में साझा परमाणु रिसर्च सुविधाएं हैं इनकी, जैसे एप्योर फैसिलिटी। ये एक बहुत एडवांस तरीका है जिससे बिना असली परमाणु धमाका किए हथियारों के प्रदर्शन को कंप्यूटर सिमुलेशन से जांचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारे कदम यही दिखा रहे हैं कि दोनों देश भविष्य की जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनको देखते हुए अपनी रक्षा औद्योगिक ताकत को एकजुट कर रहे हैं और मिलकर नई क्षमताएं विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। अंत में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या फ्रांस और ब्रिटेन का ये जो गहराता हुआ रक्षा सहयोग है, ये यूरोप में एक नई सुरक्षा धुरी बना रहा है? एक ऐसी धुरी जो धीरे धीरे शायद नेटो और अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो, या फिर ये बस बदलते हुए वैश्विक माहौल में पुराने साथियों के बीच रिश्ते का एक नया अध्याय भरे? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। तो ये थी फ्रांस और यूके के रक्षा सहयोग पर हमारी आज की खास चर्चा। हमें उम्मीद है कि यूपीएससी उम्मीदवारों और रक्षा व अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वालों के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु मिले होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।